हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ईएमपी पथ। और जो ईएमपी पथ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमडन, और एम से मायरहॉफ और पी से होता है पार्नस। ये क्या है? एक प्रकार से तीन वैज्ञानिकों के नाम हैं और इन्हीं तीन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इस चक्र का नाम क्या रखा गया है? एक प्रकार से ईएमपी पथ, क्योंकि इन तीन वैज्ञानिकों ने क्या किया था? जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है इसकी खोज की थी। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? श्वसन के समीकरण को समझते हैं। एक प्रकार से श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है? एक प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। और क्या होता है? इसके द्वारा निर्माण होता है CO2 और प्लस 6H2O। और क्या होती है? ऊर्जा भी ऊर्जा निकलती है किसके रूप में? ATP के रूप में। तो यहाँ पे कितने? 38 ATP का एक प्रकार से निर्माण होता है। लेकिन जब ये किस कंडीशन में होती है? जब ये ऑक्सी श्वसन होता है, मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो। और हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल का अणु भी निकलता है। और क्या मुक्त होती है? एक प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है और 38 ATP बनाती है किस पे? ऑक्सी श्वसन पे। अब जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का एक प्रकार से ऑक्सीकरण तो होता है ये कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। इस क्रिया में होता है क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु से दो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है या अणु का निर्माण होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे जो ये वाली ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती किस पे? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में। और जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कहाँ पर होती है? तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और इस क्रिया में क्या होता है? हमें प्राप्त होता है जो 8 ATP अणु का निर्माण होता है, या हम यहाँ पर कुल 8 ATP प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? ये एक बार पूरी ग्लाइकोलाइसिस चक्र का ये पूरा एक प्रकार से डायग्राम है, या हम इसे बोल सकते हैं आरेख। इन सब को हम आसानी से याद रखने के लिए क्या करेंगे कि इनकी हम संरचना को समझते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें इसकी संरचना को, तो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? 6 कार्बन से। तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये इस प्रकार से कितने? 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो पहला, सॉरी पांचवा और जो ये पहला होता है, इनके बीच में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पाया जाएगा H, यहाँ भी H और यहाँ पे OH। और यहाँ पे जो पहला कार्बन और पांचवा कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध या बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है? एक ATP भाग लेता है और जो ATP उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटिनो ट्राईफास्फेट ना। तो एक प्रकार से यहाँ पे कितने? 3 फास्फेट होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब यहाँ पे 3 होते हैं, तो 3 में से एक यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है और 2 निकल जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ATP यहाँ पे भाग लेता है, उसमें से क्या निकलता है? ADP, मतलब कि एडिनोसिन डाईफास्फेट, मतलब कि 2 अणु निकल जाते हैं और एक अणु यहाँ पे यूज़ हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक फास्फेट उपयोग कर लिया जा रहा है। अब वो फास्फेट कहाँ पे जा रहा है? तो मैं अभी यहाँ के जो स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे H को हटा के जो फास्फेट है वो क्या होता है? यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ जुड़ जाता है। अब हम देखें कि अब इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये था, ऐसा तो ग्लूकोज था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ कि अब ये तो पूरा एक प्रकार से ग्लूकोज है, और क्या चेंज हुआ? और जो 6 कार्बन पे क्या जुड़ा? फास्फेट। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो इसी प्रकार से यहीं से ये नाम आया है ग्लूकोज 6 फास्फेट। जहाँ पर ATP से ATP का निर्माण होगा या ATP से ATP का निर्माण होगा, तो इस क्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? काइनेज एंजाइम। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एक और फास्फेट समूह को एक प्रकार से ऐड करवाना है। मतलब कि क्या होगा कि ये वाला समूह जो होता है यहाँ भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे? फिर से 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड था वो फर्स्ट और जो फोर्थ होता है उस दोनों के बीच में करा देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दोनों तरफ यदि ये समूह आ जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या जो छठवां कार्बन वहाँ पर क्या है? फास्फेट समूह जुड़ा है। तो इस प्रकार से कौन सी संरचना का निर्माण होता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट का। अब यहाँ पे हुआ क्या है? एक प्रकार से यहाँ पे संरचना क्या, मान लो कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, ऑक्सीजन की संख्या सेम है। एक प्रकार से हुआ कि ये सिर्फ ये दोनों तरफ आ गए और यहाँ पे फास्फेट और यहाँ पे ये संरचना अलग है। एक प्रकार से क्या इसका क्या है? समअवयवी, या फिर हम बोल सकते हैं इसे क्या? आइसोमर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमर कौन है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है? आइसोमरेज। तो इस प्रकार सिंपल सा है कि ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का। और ग्लूकोज 6 फास्फेट से किसका निर्माण होगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट का। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से ATP भाग लेते हैं। अब ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, मतलब कि यहाँ पे कितने? 3 फास्फेट है।
तो होता क्या है कि इसमें से एक फास्फेट यहाँ पे यूज़ हो जाता है और जो 2 फास्फेट होते हैं वो एक प्रकार से निकल जाते हैं। किसके रूप में? एडीपी के रूप में। और यूज़ किसके में होता है? एटीपी के रूप में, और निकलता है किसके रूप में? एडीपी के रूप में। अब इसके कारण संरचना में क्या बदलाव आएगा? अब यहाँ पे कितना? 1 था, ठीक है? अब यहाँ पे 1 एटीपी यूज़ हुआ, तो जो यहाँ पे एच है, इसकी जगह क्या जाएगा एक प्रकार से यहाँ पे? यहाँ से फिर से फास्फेट समूह यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने फास्फेट हो जाएंगे? 2 फास्फेट हो जाएंगे। एक कहाँ पे? 1 और एक 6 पोजीशन पे। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज ये 1,6 फास्फेट, सॉरी डाई, ये 2 है इसलिए डाई जाएगा, और ये फास्फेट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एटीपी से एडीपी का निर्माण हो रहा है ना। तो हमने क्या बोला था, जहाँ पर भी एटीपी या एटीपी से एक दूसरे का निर्माण हो, वहाँ पर कौन सा एंजाइम भाग लेता है? काइनेज एंजाइम। जैसे यहाँ पे लिया था वैसे यहाँ पे काइनेज एंजाइम ने भाग लिया। तो इस प्रकार से सिंपल है। और हम इन समीकरणों का यूज़ क्यों कर रहे हैं? जिससे कि इनको याद रखने में एक सीक्वेंस रहे। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, एक प्रकार से यहाँ पर से ऐसे ब्रेक हो जाता है ना, इनको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जैसे कि हम बनाएंगे अभी, ये जो यहाँ तक का है वो तो सैम बनेगा, फॉस्फेट, ये ओ भी सैम है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और एक प्रकार से ये तीसरा कार्बन। अब यहाँ पे क्या है? एच, और यहाँ पर भी क्या है? एच। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे एल्डिहाइड समूह, ठीक है? अब जो जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण हुआ ना, अभी कैसा होता है कि एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? CHO। तो इस प्रकार से H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना। अब हम इसे भी बैलेंस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। तो ये इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है? 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ये कैसे? 3 फास्फो मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उधर से गिनती करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3, तो ये तीसरे कार्बन पे क्या है? फास्फेट समूह एक प्रकार से ना। और ये क्या हो जाएगा एक प्रकार से? एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हम इससे बोलते हैं कि किसका निर्माण हो गया? 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड हो जाता है। अब इधर साइड में क्या होता है? जो दूसरा अणु होता है वो क्या बनता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब जैसे कि यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है एसीटोन, मतलब कि क्या बनेगा? एक प्रकार से कीटोन। अब यहाँ पे क्या होगा? एक प्रकार से क्या, ये 3 कार्बन यहाँ पे भी होंगे, 3 कार्बन से बना, तो इस प्रकार से एसीटोन कीटोन का निर्माण हो जाता है। CH3COCH3। लेकिन ये क्या होता है? कुछ इस प्रकार से जमा होता है। तो ये किसका सूत्र हो गया? एक प्रकार से कीटोन का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला कार्बन, तो हम ये वाले कार्बन को बना देंगे, ये वाला कार्बन, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? H तो हो गई। अब यहाँ पे क्या? 3H है। यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब इसमें क्या होता है? H भी होता है और H भी होता है, तो हमने यहाँ पे CH2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्रकार से OH हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? CO तो रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जो C है, अब यहाँ पर क्या? H तो जुड़ा हुआ है, ठीक है? H2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ा है? O के साथ फास्फेट भी जुड़ा है। तो जब हम इस संरचना को यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? CH2, ठीक है? उसमें से एक हाइड्रोजन हो गया विस्थापित, तो एक प्रकार से हाइड्रोक्सी समूह आ गया, ठीक है? यहाँ पे CO, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मान लो OH रहता है, ठीक है? तो उसमें से H को विस्थापित करके क्या जाता है? एक प्रकार से ये फास्फेट समूह आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक प्रकार से कितने? 2 हाइड्रोक्सी समूह, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। कितने हाइड्रोक्सी समूह है? 2 हाइड्रोक्सी। और तो हमने इसे क्या बोल दिया? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो सब थे यहाँ तक के कितने थे? 6 कार्बन वाले, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते हैं एक प्रकार से 3-3 कार्बन वाले, क्योंकि आपसे एक प्रकार से ये विघटित हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है वो थोड़ी देर बाद ही इसमें एक प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, किसमें? 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। और यहाँ पे क्या होता है? एक प्रकार से 3 कार्बन होते हैं, तो इन सभी में एक प्रकार से ऐसे 2-2 अणु से एक प्रकार से ऐसे गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 गुणे, और यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब क्या किसमें? 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड ये है, ठीक है? अब इसमें जो CH3 समूह है, इसमें हमें क्या करवाना है? एक प्रकार से फास्फेट समूह को ऐड करवाना है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ऐड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? अब ATP का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है इसको हटाने के लिए जो एंजाइम यूज़ करते हैं हम, उसका नाम क्या है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसका उपयोग होता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। और यहाँ पे कहाँ पे? जो H की जगह हम क्या जोड़ते हैं? फास्फेट समूह, ठीक है? तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? एक प्रकार से H3PO4 का। और क्या होता है कि यहाँ पे से जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने के लिए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रही कौन होता है? NAD, ठीक है? ये क्या करता है? हाइड्रोजन ग्रहण करके किसका निर्माण करता है? NADH प्लस H का। ये हम इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका? NADH2 का निर्माण करता है।
अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे किससे जो एक NaDH2 होता है उससे कितने ATP प्राप्त होते हैं? 3 ATP। अब यहाँ पे कितने 2 अणु हैं तो यहाँ पे कितने ATP प्राप्त होंगे? एक प्रकार से 6 ATP प्राप्त होंगे। तो अभी तक क्या हमें इस चक्र में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हमें कितने, अब यहाँ पे तो 1 ATP यहाँ निकला, 1 ATP यहाँ निकला, मतलब कि 2 ATP का एक प्रकार से लॉस हुआ। और यहाँ पे कितने 6 ATP, मतलब कि 6 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना, मतलब कि 4 ATP का अभी तक हमें प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे H की जगह जो निकल के क्या जुड़ जाता है एक प्रकार से, यहाँ निकल के यहाँ पे O तो रहता ही है और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है एक प्रकार से P जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये संरचना है वो किसका निर्माण कर लेती है प्रकार से 1,3 डाई 1 और सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे ये है तो 3 1 3 मतलब 2 इसलिए डाई और फास्फोग्लिसरिक, ये क्या है एक प्रकार से अम्ल या एसिड, तो हम बोल सकते हैं 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड या अम्ल का निर्माण होता है। अब आगे क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे फास्फेट समूह होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से होता है कि जो फास्फेट समूह होता है वो एक प्रकार से निकल जाता है और यहाँ पे क्या जाता है OH हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से कौन सा 3 फास्फोरिक अम्ल, मतलब कि हमें क्या करना है फास्फेट को कम करना है। जब हमें फास्फेट बढ़ाने होते हैं तो क्या करते हैं हम एक प्रकार से ATP का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है एक प्रकार से बढ़ाना है, सॉरी घटाना है, तो क्या होगा यहाँ पे ADP का निर्माण करेंगे। ATP से किसका निर्माण होगा ATP का। तो जब ये इन इस वाले का यूज़ होता है मतलब ATP से ATP का निर्माण होता है या इससे इसका निर्माण होता है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, तो काइनेज एंजाइम कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे किया और यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेज एंजाइम। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गई, मतलब कि क्या हुआ P तो हट गया, उसकी जगह H फिर से जुड़ गया, तो ये संरचना किसकी हो जाएगी 3 फास्फोरिक अम्ल की। अब फिर इसमें क्या होगा, अब इससे फिर से एक हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, मतलब यहाँ अणु कम नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होता है पोजीशन होती है, जैसे कि 3 फास्फोरिक अम्ल यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जो फास्फेट समूह था वो कहाँ पर तीसरे कार्बन पर स्थित था। अब जो 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है इसमें क्या होता है कि जो फास्फोर या फास्फेट समूह होता है वो क्या होता है यहाँ से हट के जो सेकंड वाला कार्बन होता है वहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, जो फास्फेट समूह वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे जाते हैं, सेकंड कार्बन पे जाता है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल से किसकी उपस्थिति में इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है 2 फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम क्या जानेंगे इसके स्ट्रक्चर को जाने, है ना, कि जो इससे इसका निर्माण कैसे हो जाता है। तो जो ये क्या हमारे पास क्या होता है 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ठीक है, और इसमें क्या चेंज होता है कि ये 2 फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में चेंज होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो OH होता है सिर्फ ये हट जाता है और बाकी जो संरचना होती है वो ये कहलाती है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे CH3 एक कार्बन हो गया एक प्रकार से, फिर C, यहाँ पे H, यहाँ पे O और यहाँ पे फास्फेट समूह जुड़ा होता है, और यहाँ पे C, यहाँ OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टेबल। तो इस संरचना को हम क्या बोलेंगे 2 फास्फोइनोल पायरुविक ये क्या हो जाएगा अम्ल। अब क्या होगा, अब 2 फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल से पायरुविक अम्ल कैसे बनेगा, तो यहाँ पर से क्या होगा जो फास्फेट समूह होता है वो पूरा ही निकल जाता है। तो फास्फेट समूह को निकालने के लिए किसका यूज़ होगा ADP का, ADP से क्या निकलेगा ATP निकलेगा, ठीक है। अब जहाँ पर भी ADP या ATP आते हैं इनका निर्माण होता है या एक प्रकार से निकलते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है काइनेज एंजाइम। अब स्ट्रक्चर को देखकर तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं कि यहाँ पे से फास्फेट समूह एक प्रकार से ये निकल जाता है। अब फास्फेट समूह के साथ साथ क्या निकल जाता है, ये हाइड्रोजन भी निकल जाता है और ये क्या करता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बन जाता है। तो कैसा स्ट्रक्चर आता है एक प्रकार से CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे डबल O हो जाता है और यहाँ पे COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, या फिर हम इससे ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा, ये CH3COC OOH। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है पायरुविक अम्ल। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार से इस चक्र में हमें 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त होते हैं या 2 पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे काइनेज, यहाँ काइनेज, हम यहाँ पे बहुत सारी जगह काइनेज आया, ठीक है, उनका नाम किस आधार पर होता है कि जैसे ग्लूकोज को एक प्रकार से 6 कार्बन का होता है, इसे हेक्सोज भी बोल देते हैं, तो उस आधार पर इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ फ्रक्टोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रक्टोकाइनेज। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस आधार पे यहाँ पे क्या फास्फोरिक अम्ल बन रहा है ना, तो इस आधार पे क्या हो जाता है फास्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है पायरुविक अम्ल, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं पायरुविक
पायरूवेट काइनेज। तो इस आधार पर हम ऐसे एंजाइम के नाम भी याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ग्लाइकोलिसिस या एमईएमपी पद होता है, इसमें हम कुल जो एटीपी होती है वो कहाँ बनती है, कहाँ घटती है, कैसे होता है, तो हम यहाँ पे एटीपी की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी से एटीपी का निर्माण हुआ, मतलब कि यहाँ पे एक एटीपी का यूज़ हुआ, यहाँ भी एक एटीपी का यूज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 2 एटीपी का यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे उपयोग किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से माइनस में कर सकते हैं 2 एटीपी। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे NAD से किसका निर्माण होता है, NADH प्लस H का। तो अब यहाँ पे कितने, एक NADH से कितने एटीपी का निर्माण होता है, एक प्रकार से 3 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इसके कितने अणु है, 2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 गुणित यहाँ पे NADH प्लस H। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें -2 ATP, ठीक है। अब यहाँ पे -2 ATP लिखा। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पर से कितने, एक प्रकार से कितने बनेंगे, 3 ATP। मतलब कि एक NADH से कितने ATP के निर्माण होते हैं, मतलब 3 ATP। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 6 ATP बन जाएंगे, 6 ATP, ठीक है। तो 6 ATP यहाँ पे बन गए। अब आगे क्या होता है, फिर यहाँ पर से ATP से किसका निर्माण होता है, ATP का। तो यहाँ पे एक ATP यहाँ निर्माण हो गई और एक ATP यहाँ पे निर्माण हो जाती है। तो इस प्रकार से कितनी, 2। अब यहाँ पे कितनी, 2 है, यहाँ 2 अणु है, तो यहाँ पे कितनी ATP, 2 ATP। और यहाँ पे कितने ATP हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 अणु है, तो यहाँ पर भी 2 ATP। तो इस प्रकार से यहाँ पर और कितने, 4 ATP का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे पास कितनी है इसमें, कुल 10 ATP होती है। लेकिन इसमें से क्या होता है कि 2 ATP यहाँ पर यूज़ कर ली जाती है। तो यहाँ पे हमें कुल ATP कितनी प्राप्त होती है, 8 ATP या 8 ATP। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है या EMP पथ होता है, उसमें हमें कुल कितने ATP का प्रॉफिट होता है, कितने ATP प्राप्त होते हैं, तो 8 ATP प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से के बाद जो श्वसन में ऑक्सीकरण का जो प्रथम चरण होता है, कौन, ग्लाइकोलिसिस। तो इस प्रकार से उसकी प्रक्रिया इस चरणों में संपन्न होती है। और कितने ATP प्राप्त होते हैं, 8 ATP या 8 ATP प्राप्त होते हैं।